हाँ जी दोस्तों, अब आ ही गए हो तो सुन लो। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है बाइक की फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड। अगर आपने रिसेंटली एक बाइक परचेज की है और वो आपकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगा 9 से 10 पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस के टाइम पर। इन पॉइंटर्स को मैं बहुत ही क्विकली आपके साथ रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा और वो टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मुझे मालूम है आपको यूट्यूब पे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होंगी। तो बिना देर करे मैं पॉइंट नंबर 1 की शुरुआत करता हूँ और पॉइंट नंबर 1 कहता है सर्विस फ्रॉम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ओनली, नो लोकल मैकेनिक। सो अगर आपकी बाइक नई है, आपने रिसेंटली परचेज़ की है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाइक की फर्स्ट सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराएं और हो सके तो उसी जगह से कराएं जहां से आपने अपनी बाइक परचेज़ की है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 350 परचेज़ की है और मैंने उसी शोरूम से के सर्विस सेंटर से उसको फर्स्ट सर्विस करवाया है जहाँ से मैंने वो बाइक परचेज़ की थी। सो पहला पॉइंट है ओनली ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, नो लोकल मैकेनिक्स। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विस कब ड्यू है। सो अगर मैं अपने केस में बात करता हूँ तो रॉयल एनफील्ड बोलता है कि 500 किलोमीटर्स और 1 मंथ, 30 डेज और 500 किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो गाड़ी आपकी 500 किलोमीटर चल गई हो या उसको परचेज डेट से 30 दिन हो गए हों, आपको आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विस करा लेनी है। अगर वो सर्विस आप 45 डेज में नहीं कराते हैं तो आपकी फर्स्ट सर्विस लैप्स हो जाती है, जो आपको लैप्स नहीं होने देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बाइक की सर्विस कब होनी है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बाइक के साथ आपको एक इस तरह की मैनुअल मिलती है, इस तरह की एक बुक मिलती है। इस बुक को अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको इस बुक में सारी डिटेल मिलेगी और कूपन्स मिलेंगे जहाँ पर वो अपनी जॉब की एंट्री करते हैं, जो आपको बता देंगे कि आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विस कब ड्यू है, सेकंड सर्विस कब ड्यू है, कितने किलोमीटर्स पे ड्यू है और आपकी बाइक के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। सो आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक की सर्विस कब ड्यू है। दोस्तों आजकल सबका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, हमारे पास टाइम नहीं है अपने कामों को करने के लिए। लोग अपनी जॉब्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर और अपने रोज़मर्रा को ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। उनके पास टाइम नहीं है कि वो और कुछ कर सकें। लेकिन बाइक अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी सर्विसेज के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपनी बाइक की सर्विस लास्ट डे कराई है। अगर वो दिन मिस हो जाता तो मेरे बाइक की फर्स्ट सर्विस लैप्स हो जाती। इसीलिए पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बाइक की सर्विस टाइम पे करानी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि आपको आपकी बाइक की सर्विस उस दिन करानी है जिस दिन वो कम टाइम लगे। ठीक सुना आपने। आप अवॉइड कीजिए कि आप अपनी बाइक की सर्विस सैटरडे या संडे, वीकेंड पे करवाएं। सैटरडे एंड संडेज वो डेज होते हैं जहाँ सभी लोगों का ऑफ रहता है और मैक्सिमम लोग वीकेंड को ही प्रेफर करते हैं अपनी बाइक को ले जाकर सर्विस कराने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ बहुत रश होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं मिलती है, बट डेफिनेटली जो लोग सर्विसेज करते हैं उनके वर्कलोड बहुत होता है और वो काम रश में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है मिस आउट हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो मिस करते होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो पॉसिबिलिटी हाई होती है। सो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपनी बाइक की सर्विस वीक डेज़ पे कराएं। वीक डेज़ पे भी उनके पास बाइक्स होती हैं सर्विसिंग के लिए, बट वो प्लस पॉइंट ये होता है कि कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स उनके पास बाइक्स कम होती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके उनको बता सकते हैं। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वीकडे पे अगर आप सर्विस कराएंगे तो जो भी आपका इंजीनियर होगा वो आपको पूरा टाइम देगा और सुनेगा उस प्रॉब्लम को, क्योंकि उसके पास वो टाइम होगा। और इसीलिए आपको प्रेफर करना है कि सर्विसेज शुड बी ओवर द वीकडेज, नॉट ओवर द वीकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा, जो मैंने अभी आपको एक सर्विस बुक दिखाई थी। ये सर्विस बुक आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद योर रजिस्ट्री ऑफ योर व्हीकल। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जब बाइक बुक की थी तो पहले मैंने अपने फादर के नाम पे बुक की थी, क्योंकि हम CSD के थ्रू ले रहे थे। बाद में प्लान चेंज हुआ और हमने CSD से ना लेके कैश परचेज की, जहाँ मैंने एक एप्लीकेशन लगा के अपना नेम चेंज करवाया था। सो बाइक पहले फादर के नेम पे थी, वो मैंने अपने नाम पे चेंज कराई थी और मुझको एश्योरेंस दिया गया था
कि आपकी बाइक आपके नाम पर ही चेंज हो गई है। जब उसकी इनवॉइसिंग हुई उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, जब मुझे रजिस्ट्री के पेपर मिले उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, बट जब मैंने सर्विस सेंटर विजिट किया और जॉब कार्ड बनवा रहा था तो उन्होंने जब अपने टूल में मेरी बाइक की एंट्री की तो वहाँ मेरे फादर का नाम आ रहा था, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो मैंने उनको पूछा कि ये नाम मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला इसके लिए आपको मेन रिसेप्शन पे जाके बात करनी पड़ेगी। और जब मैंने मेन रिसेप्शन पे जाके बात किया, लकीली वो सेम सेंटर था जहाँ से मैंने बाइक परचेज की थी, इसीलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ कि सेम सेंटर से परचेज कीजिए कि अगर कोई इशू होता है तो आप इमीडिएटली उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक आरसी की कॉपी ली, इनवॉइस की कॉपी उनके पास थी, उन्होंने उसको फ़ौरन ही अपने टूल में अपडेट किया और उसको रेक्टिफाई कर दिया उस प्रॉब्लम को। रॉयल एनफील्ड सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर में ही आपकी एंट्री करते हैं, तो आप उसमें चेक करिए क्या आपके रिकॉर्ड्स ठीक आ रहे हैं, क्या आपके रजिस्ट्रेशन नेम ठीक आ रहा है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक आ रहा है, और बाकी जो आपकी बाइक की डिटेल्स हैं, कलर, मेक, वट एवर इट इज़, क्या वो सारी डिटेल्स वही हैं जो वाकई में आपके पास है। मैं ये नहीं कहता कि गलती हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई मिस्टेक हो, और फर्स्ट सर्विस पे अगर वो ठीक हो जाती है तो शायद फ्यूचर की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। सो होप दैट क्लैरिफाइज कि फर्स्ट सर्विस के टाइम पर अपनी सर्विस बुक को कैरी करें, आपकी डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स, ट्राई टू वेरीफाई कि आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स में क्या शो कर रहा है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि रिलेटेड है आपके बाइक के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि बाइक के मॉडिफिकेशंस और बाइक के एनहेंसमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं और लोग करवाते हैं अपने कंफर्ट और सेफ्टी के हिसाब से या अपने शौक के हिसाब से। फर्स्ट सर्विस तक, या मैं तो कहूँगा कि किसी भी सर्विस तक, अपने बाइक में कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन मत कराइए जिसकी वजह से आपकी बाइक की वारंटी वॉइड होती है। कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि वायर कट या सर्विसिंग फ्रॉम अ लोकल मैकेनिक। आप ऐसी कोई भी उसमें एक्सेसरी मत लगाइए या ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन मत करवाइए जो उसका वायर कट करता हो या ऐसा कोई भी स्टेप लेता हो जो कि कंपनी की मैनुअल के हिसाब से या कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से उसके अगेंस्ट हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी 2 साल की जो गाड़ी की वारंटी आती है वो 1 मिनट के अंदर लैप्स हो जाएगी, जो आपको नहीं करनी है। आप माने या ना माने, जो सर्विस आपको आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर दे सकता है वो कभी भी कोई आउटसाइडर नहीं दे सकता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आपकी बाइक की जो कंपनी प्रोवाइडेड वारंटी है वो वॉइड होती है, और आपको इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो या ऐसी एक्सेसरीज ना लगवाएं या ऐसा मॉडिफिकेशन ना करवाएं या सर्विस लैप्स ना होने दें जिसकी वजह से आपकी सर्विसेज लैप्स होती हैं और आपकी वारंटी वॉइड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसको नोट करना चाहिए कि जैसे मेरे केस में मैं फ़र्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड की बाइक को ओन करता हूँ। आई एम अ फर्स्ट टाइम ओनर फॉर रॉयल एनफील्ड, एंड बात यहाँ पर केवल किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या मेक या किसी गाड़ी की नहीं हो रही है, बट आप किसी भी गाड़ी को परचेस करते हैं अगर, और मेरे केस में अगर मैंने ये बाइक परचेस की है या आपके केस में आपने ये बाइक परचेस की है या कोई और बाइक परचेस की है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल यू आर टेकिंग इट फॉर सर्विस, जिस दिन से आपने गाड़ी खरीदी है और जिस दिन आप सर्विस के लिए ले जा रहे हैं, आपको गाड़ी की राइड तो एंजॉय करनी है, साथ ही आपको उसमें वो चीज़ें भी नोटिस करनी है और नोट डाउन करनी है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि इंजन में हीटिंग इश्यूज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि पेंट फेड होने लगा पहले ही 15 दिन के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा क्लच वायर बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, सम पीपल सेज कि इंजन से टम्पिंग नॉइज़ आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेक्स इफ़ेक्टिव नहीं है, या कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो आपको लगते हैं कि कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब वो बाइक चलाते हैं तो वो उनकी बाइक एक साइड में मूव होती है। सो आपको बाइक राइड करने के साथ साथ उन सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखना है जो आपको लगता है कि अनयूजुअल हैं। अलाइनमेंट गड़बड़ लगता है, आपको गाड़ी में हीटिंग इश्यूज़ लगते हैं, पेंट के इश्यूज़ लगते हैं, फेड हो रहा है या इंजन का पेंट फेड हो रहा है या एरोजन हो रहा है या हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है या टम्पिंग नॉइज़ आ रही है उसके अंदर से, या कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो आपको लगते हैं कि अनयूजुअल हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल। दोस्तों, आपको वो सारे के सारे पॉइंटर्स नोट करने हैं। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। होता क्या है, जो आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी होती है और वो बंदा एक टैब लेके आपके सामने आता है, आपका नाम पूछता है, आपकी डिटेल पूछता है और आपसे इश्यूज़ पूछता है। आपको वो इश्यूज़ उस समय उसको नोट कराने हैं। अगर आपने वो इश्यूज़ उस टाइम नोट नहीं करवाए और गाड़ी आपने दे दी सर्विसिंग के लिए
और जब बाद में आप बीच में जाके उसको बोलेंगे भैया ये प्रॉब्लम भी थी, भैया इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी, वो उन प्रॉब्लम्स को या तो नहीं मानेंगे या उसके लिए आपको वो दोबारा सर्विस सेंटर बुलाएंगे ठीक करने के लिए। अच्छे बंदे होंगे या कोऑपरेटिव होंगे या उस दिन वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा तो हो सकता है ऐड कर लें, क्योंकि उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि उनको जॉब कार्ड दोबारा बनाना पड़ता है। सो मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, आप जब राइड करते हैं अपनी बाइक को फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द टाइम यू आर टेकिंग योर बाइक फॉर फर्स्ट सर्विस, आपको सारे अनयूजुअल चीज़ें नोट करनी है, ताकि जब बंदा आपसे सर्विस सेंटर में सर्विस के दिन आपसे पूछे कि बाइक में कोई इश्यूज़ हैं जो आपने नोटिस किए हैं, आपके पास वो लिस्ट रेडी हो और आप एक ही बार में अपने जॉब कार्ड में उन सारी सर्विसेज को, सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लें। ये आपके लिए तो बेहतर होगा ही होगा, साथ में आपके सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ठीक होगा, ताकि वो समय का सही उपयोग करते हुए आपको सही सर्विस दे सके और आपको बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत ना पड़े। सो अपने सारे इश्यूज़ की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को झिझकिए मत अपने साथ ले जाने में, उसको लेके जाइए और एक बार में ही अपने जॉब कार्ड में सारी एंट्री करा के एक ही बार में ठीक से सर्विस करवाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही हो तब क्या करना है। वैसे तो हर सर्विस सेंटर में कस्टमर लाउंज होता है जहाँ पर आपको बैठा दिया जाता है, वहाँ दूर से अपनी बाइक को देख सकते हैं आपकी गाड़ी का क्या स्टेटस है। किसी किसी जगह पर आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ पर आपको कैमराज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है जहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक आध राउंड जहाँ आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है वहाँ रिक्वेस्ट करके जाके देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और एक चीज़ जो बहुत ही मेन है मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आपको देखनी चाहिए, वो ये है इंजन ऑयल क्या वाकई में चेंज कर रहे हैं या बस क्लेम हुआ है। क्योंकि फर्स्ट सर्विस में आपका इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर खैर आपकी हर सर्विस में चेंज होगा, लेकिन इंजन ऑयल आपकी फर्स्ट सर्विस में चेंज होता ही होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहाँ पर एंट्री तो हुई है कि ऑयल चेंज हुआ है बट नहीं हुई है। मैंने ऐसा इशू अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, बट मैं लोगों के एक्सपीरियंस से ये पॉइंट बोल रहा हूँ, इसलिए डू नॉट कोट मी फॉर दैट। बट दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ज़्यादा अच्छा होता है अपने एक्सपीरियंस में धोखा खाने से। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि जो चीज़ क्लेम हो रही है क्या वो हुआ है नहीं हुआ। और इंजन ऑयल अगर आपका चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में होती है, वो उन्होंने वाकई चेंज किया है या नहीं चेंज किया है। इसके अलावा आप उनसे चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं आप। बाइक आपके साथ रहने वाली है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उस बाइक का जो इंजीनियर है उससे बेहतर उस बाइक को कोई नहीं जानता। तो अगर आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आप उसको पूछिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको पूछिए। जैसे मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि जिस दिन से मैंने बाइक की डिलीवरी ली है ये ब्रेक नहीं लगते हैं ठीक से, मुझे लगता है कि ब्रेक कम लगते हैं। पहली बात कि शायद मैं रॉयल एनफील्ड पहली बार चला रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कि रॉयल एनफील्ड के ब्रेक ऐसे होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपको किस तरह से इन ब्रेक्स को पुश करना है या अब कैसे फ्रंट ब्रेक का और रेयर ब्रेक का कॉम्बिनेशन किस टाइप से यूज़ करना है, विच इज़ रियली इफेक्टिव। सो वो आपको केवल एक गाड़ी का इंजीनियर ही बता सकता है या वो बता सकता है जो बहुत टाइम से बाइक राइड कर रहा हो। ऐसा बंदा तो मैं आपको ढूंढ के नहीं ला सकता जो बहुत टाइम से बाइक राइड कर रहा हो और आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दे दे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ जो आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है तो 5 मिनट वहाँ इंजीनियर के साथ स्पेंड कीजिए। जो क्वेश्चन आपको पूछना है उनसे पूछिए एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे विल टेल यू, दे आर द मास्टर्स ऑफ दोज व्हीकल्स। सो उनके एक्सपीरियंस का थोड़ा फ़ायदा उठाइए और कुछ अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो वो भी उनसे पूछिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके मेक की वजह से होती हैं बट हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है। सो आपको अगर कोई भी इशू आता है तो आप उसको पूछिए, अगर वो प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको बताएंगे कि ये ऐसा क्यों है। मेरे केस में क्या हुआ, सर्विसिंग पे जाने से पहले मेरे को इंजन के पास एक बोल्ट दिखाई दे रहा था जो आधा ब्लैक था और आधा वाइट था। सो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ और परसेप्शन बना चुका था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। जब मैंने उस बोल्ट को देखा जो कि आधा सफ़ेद हो चुका था और आधा ब्लैक था, तो देखकर और छूकर वो पहले बार में यही लग रहा था कि मेरे गाड़ी के इंजन पे से पेंट छूटने लगा है। और मैं तुरंत उन YouTube के वीडियोस के साथ अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करने लगा जो कि मैंने देखे थे बाइक की सर्विस से रिलेटेड, जहाँ उन्होंने बताया था कि इंजन का पेंट उतर जाता है और मुझे लगा कि शायद ये मैट फिनिश का इंजन है। मेरे साथ भी वही हो गया, इसका पेंट निकलने लगा है और मैं गाड़ी को लेके गया। गाड़ी की सर्विस होने के बाद उसकी धुलाई हुई, धुलाई होने के बाद जब मैं चेक कर रहा था, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा क्या करना है आपको, तो मैंने वो बोल्ट नोटिस किया। और जब मैंने वो बोल्ट नोटिस किया तो बिल्कुल निकलते समय ही मैंने
जिन इंजीनियर साहब ने मेरी गाड़ी सर्विस किया था, मैंने उनको बुलाकर कहा, सर एक बार इसको ये देखिए कि क्या ये पेंट निकल रहा है इसमें से, और पेंट निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है। उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने बोला ये पेंट नहीं निकल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे को चलता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सर्विस हो गई जाओ, बट मैंने उनको बोला ये पेंट निकल रहा है, आपको उसको देखना चाहिए। उन्होंने अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर उसको हल्के से ठोक दिया, और आप जानते हैं वो क्या था? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक तारकोल लगा हुआ पत्थर था, जो कि मैं अभी 200 किलोमीटर की एक राइड पे गया था रिसेंटली 15 दिन पहले, और नई रोड कहीं बन रही थी, उससे उठकर वो इंजन पे चिपक गया था, और उन्होंने इसको स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा पुश किया और वो पत्थर निकलकर बाहर आ गया, जिसको मैंने हाथ से लगा के देखा। एंड देन आई वॉज एबल टू रिकॉल कि मैं उस रोड पर गया था जहाँ पर नई रोड बन रही थी और पत्थर उछल रहे थे, और उसमें से पत्थर आके लग गया है। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी छोटी सी भी चीज़ अगर आपको अनयूजुअल लगती है, उसको इग्नोर मत करिए, और अपने इंजीनियर से, सर्विस इंजीनियर से उसकी बात करिए। अगर वो प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व करेंगे, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आपका परसेप्शन है तो वो उसको भी सॉल्व करेंगे। होप दिस हेल्प्स। और मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता और आप भी एक रॉयल एनफील्ड ओनर हैं मेरी तरह नए, कभी भी रॉयल एनफील्ड का ऑयल टैंक फुल नहीं कराना है। अगर आप अपने रॉयल एनफील्ड का टैंक फुल कराते हैं तो आपको भी वो समस्या आएगी जो मुझे आई, और वो समस्या ये है कि आपकी गाड़ी मिस करना शुरू कर देगी, आपकी गाड़ी चलते चलते बंद होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये भी मुझे जो टिप दी है ये सर्विस इंजीनियर ने दी जब मैंने उनको पूछा कि आपको अपनी गाड़ी की टंकी फुल नहीं करनी है, आपको अपनी गाड़ी में एक बार में मैक्सिमम 10 लीटर तेल डलवाना है। ये टिप मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से लेकर आया हूँ। आपको गाड़ी की टंकी पूरी फुल नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम कर सकती है, और जो कि एक मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज़ अ टिप फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। यार आप बात कर लेते हैं फाइनल बिल की। जब आपकी सर्विस हो जाती है, सर्विस होने के बाद आपकी गाड़ी में जो भी सर्विस हुई होती है उसका एक डिटेल्ड लिस्ट बनाई जाती है। उस डिटेल्ड लिस्ट के अगेंस्ट उसका प्राइस लिखा जाता है, और उस प्राइस की आपसे कॉस्ट ली जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट सर्विस की, तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको लेबर कॉस्ट नहीं देनी होती है। अब बात करते हैं जब आपके हाथ में बिल आ जाता है और आपको पेमेंट देना होता है अपनी गाड़ी ले जाने से पहले, तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, सबसे पहले तो वो बिल आपको ये चेक करना है क्या वो आप ही की गाड़ी का बिल है। हालांकि ऐसी गलती होने के चांसेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको ये ज़रूर चेक करना है क्या वो आपकी ही गाड़ी का बिल है जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद आप ये चेक करेंगे जो करेक्शंस आपने इनिशियली करवाए थे, अगर वो पॉसिबिलिटी थी, अगर वो रिक्वायरमेंट थी, तो वो आपके बिल में करेक्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप एक एक पॉइंटर्स को चेक करेंगे, जो कि पार्ट कोड तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पार्ट डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर देखना है कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। जैसे मेरे केस में लिखा है सिंथेटिक ऑयल एंड कितने लीटर डाला गया है, कौन सा डाला गया है, तो आपको ये चेक करना है कितना डाला गया है। 2.30 लीटर डाला जाता है फर्स्ट सर्विस में, और आपको ये देखना है इसमें लिखा है डाला गया है नहीं डाला गया है। सो उन्होंने बताया कि फर्स्ट सर्विस में तेल पड़ता है, मैंने भी आपको बताया तेल पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसका मतलब, और मैंने जाके भी चेक किया, इसका मतलब ये आइटम ठीक है, मैं जो इसका प्राइस दे रहा हूँ वो मैं जेन्युइन प्राइस दे रहा हूँ। दूसरा वो कहते हैं कि ऑयल फिल्टर विद ओ रिंग किट, जो कि आता है 80 रुपये का। आपको ये भी देखना है, वो चेंज करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का कितना पैसा दे रहे हैं। इसके बाद आता है चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर किट। तो इस बिल में मुझे केवल इतनी ही चीज़ें मिलती हैं क्योंकि मेरी फर्स्ट सर्विस थी। इसमें कोई ऐसा कंज्यूमेबल आइटम उन्होंने नहीं लगाया है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़े। अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर पे हो रही है, तो मैं ज़रूर समझता हूँ कोई ना कोई पार्ट चेंज होना होगा या किसी न किसी पार्ट की रिपेयर होनी होगी, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ऐड हो सकती है, साथ में उसकी लेबर कॉस्ट भी ऐड हो सकती है। बट इस बिल को रिव्यू कराने का मतलब एक ही है, आपके बिल में जो आइटम लिखे हैं वो सब चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए आपकी सर्विसेज में, वो चीज़ एक्चुअल में आपकी बाइक पे होनी चाहिए, आपको जस्ट वैलिडेट करना है।
सो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है क्रॉस चेकिंग ऑफ वॉट एवर इशूज़ यू हैव नोटिस्ड। तो वो लिस्ट जो आपने अपनी बनाई थी इश्यूज़ की, आपकी गाड़ी लेने के दिन से लेकर सर्विसिंग के दिन तक, आपको उसको लिस्ट को गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले, सर्विस के बाद चेक करना है। आपको एक एक चीज़ उसमें नोटिस करनी है कि जो इशू आपने उसमें नोट किया था क्या वो रेक्टिफाई हुआ या नहीं हुआ। जैसे मेरे केस में मैंने वो पत्थर वाला इशू जिसको मैं इंजन का पेंट समझ रहा था, उसको रेक्टिफाई कराया या नहीं कराया है। मुझे टायर प्रेशर से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन था, मैंने वो चेक किया या नहीं किया है। इसके अलावा मेरे इंजन में से कुछ साउंड आ रही थी, मैंने वो चेक करी है कि क्या वो साउंड आ रही है नहीं आ रही है। मेरी गाड़ी के ब्रेक्स नहीं ठीक से लग रहे थे जो मुझे लगता था, क्या वो रेक्टिफाई हुआ है नहीं हुआ। ऐसे करके आपके जितने भी प्रॉब्लम्स की, इश्यूज़ की, जो अनयूजुअल चीज़ आपको लगी थी, उनकी लिस्ट जो आपने बनाई थी, आपको उसको लिस्ट को दोबारा निकाल के एक बार क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, इससे पहले कि अपनी बाइक को सर्विस सेंटर से घर लेके आएँ। उससे ये चीज़ श्योर हो जाएगी, आप अश्योर्ड हो जाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने नोटिस की थी वो रेक्टिफाई हो चुकी हैं। और एक चीज़ और, अगर हो सके तो, मुझे उस डिवाइस का नाम नहीं पता, लेकिन उस डिवाइस को, वो एक डिजिटल डिवाइस होता है जिसको रॉयल एनफील्ड के सर्विस इंजीनियर्स आपके गाड़ी से कनेक्ट करते हैं, और मोबाइल में वो इश्यूज़ बता देता है कि ये इश्यूज़ है और इनको ठीक करना है। सो वो आपकी गाड़ी को उस डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे और अपने मोबाइल पर, स्क्रीन पर उनको इश्यूज़ पता चल जाएंगे एरर कोड्स के थ्रू कि आपकी गाड़ी अप टू द मार्क है या उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर उन्होंने वो चेक नहीं किया है तो उनको बोलिए कि एक बार प्लीज़ वो डिवाइस अटैच कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे वो डिवाइस का नाम नहीं पता। तो आप उनको बोलिए प्लीज़ आप एक बार वो डिवाइस कनेक्ट करके और चेक कर लीजिए, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम रह भी गई होगी तो वो ठीक हो जाएगी। एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास स्टेल्थ ब्लैक मैट कलर है, मैंने जो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा और मैं उनको पूछता रहा, मैंने उनको ख़ास तौर पे पूछा कि आप जब इसको वॉश करेंगे तो क्या आप इसमें कोई शैम्पू या साबुन या सोप यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम मैट कलर पे कोई सोप, शैम्पू, साबुन यूज़ नहीं करते, और यही मैं सुनना चाहता था। उसको केवल उन्होंने नीट वाटर से क्लीन किया। गाड़ी जब धुलने के बाद वापस आती है तो एक बंदा वहाँ पर गाड़ी को पोंछने के लिए होता है, जो कि ग्लॉसी फिनिश की गाड़ियों के ऊपर एक पॉलिश अप्लाई करके उनको चमका रहा था, और साथ में वो टायर पॉलिश भी लगा रहा था। तो मैंने उस बंदे से भी स्पेसिफिकली कहा कि आप प्लीज़ इस मैट फिनिश की गाड़ी के ऊपर कोई भी पॉलिश अप्लाई ना करें। तो उसने बोला कि हम इसको केवल एक कपड़े से साफ़ करके सुखा देते हैं, मैट फिनिश की किसी भी गाड़ी पर कोई पॉलिश अप्लाई नहीं करते हैं सिवाय टायर पॉलिश के। सारे इंजीनियर्स, सारे बंदे रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर की बात करूंगा जहां से मैं आया हूं, ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सर्विस देनी है। आप एज ए कंज्यूमर केवल एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आप उन चीज़ों को चेक करते रहें कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब एक गाड़ी को लेते हैं तो वो गाड़ी की पहली सर्विस आप कराते हैं शायद 500 किलोमीटर पे, 5000 किलोमीटर पे, 50,000 किलोमीटर पे। उसके बीच का क्या? उसके बीच में आपकी गाड़ी को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है क्या? तब उसे किसी सर्विस की ज़रूरत नहीं है? आप गलत हैं। उसको सर्विस की ज़रूरत है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आपकी जो गाड़ी, इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इट्स अ मशीन एंड एवरी मशीन रिक्वायर्स केयर। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बाइक की मेंटेनेंस और सर्विसेज के प्राइमरी ओनर बनिए और इंश्योर कीजिए कि आपकी बाइक और आपकी जो गाड़ी है वो इस हालत में रहे कि आप उसको लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकें। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं आई कार्ड में लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने हाउ टू क्लीन योर रॉयल एनफील्ड बाइक या हाउ टू मेंटेन द शोरूम शाइन, इस टाइप की वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने एक सीरीज़ ऑफ क्लीनिंग किट्स और वॉशिंग किट्स या पॉलिशेस की बात की, या फिर उन चीज़ों की बात की जो आपके पास एक बेसिक किट होनी चाहिए, जिसमें आपकी पॉलिश आती है, मैट पेंट सेवर आता है, आपका चेन ल्यूब आता है, चेन क्लीनर आता है, किस टाइप के ब्रशेज़ आपको यूज़ करने चाहिए। ये किट एक बेसिक आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए घर में। आपकी गाड़ी की राइडिंग को देखते हुए कितने किलोमीटर्स आप राइड करते हैं, डेली करते हैं, ओकेजनली करते हैं, आपको अपनी गाड़ी को घर पे ही क्लीन करना है, वॉश करना है, चेन क्लीन करनी है, चेन ल्यूब करनी है, उसको पॉलिश करना है, उसको साफ़ सफाई से रखना है, और उन सब चीज़ों को आपको यूज़ करना है। सारी ही चीज़ों के प्रोडक्ट के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। जो मैंने इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते समय चीज़ ध्यान रखी है वो ये कि मैंने इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का और रिव्यूज़ का कंपैरिजन किया और ये देखा कि मुझे अगर 200 रुपये में, फॉर एग्जांपल 200 रुपये में 250 ml की एक बॉटल मिल रही है पॉलिश की, और अगर मुझे 300 या 400 रुपये खर्च करके
वही पेंट 1 लीटर में किसी और ब्रांड से मिल रहा है, तो मैंने वो 400 रुपये इन्वेस्ट करना वर्थ समझा रेदर इन्वेस्टिंग 200 रुपये इन 250 ml। मैंने 400 रुपये का वो 1 लीटर का पॉलिश का स्प्रे लिया ताकि वो ज़्यादा चल सके और कॉस्ट इफेक्टिव रहे। मैंने वो सारे ही चीज़ों का लिंक जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका मैंने वीडियोस बनाया, आई कार्ड में आप देख लेंगे, मैं यहाँ छोड़ दूँगा। उससे वो किट आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अपनी गाड़ी को घर पे ही नया जैसा रख सकें। सर्विस सेंटर तो आपको उसको लेके ही जाना है, टाइमलाइंस का पालन करना है। इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई यूज़फुल हो सकती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फालतू की बकवास थी, आपके काम की नहीं, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है और ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोग मिस कर देते हैं या जनरली लोग मिस कर देते हैं या और लोग मिस ना करें, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या जिसको भी आप चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके हुए मैंने बताया। हमेशा ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिल जाए ताकि मैं वो चीज़ गलती खुद ना करूँ। तो अगर आप को मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट हो सकता है, देन आई विल बी मोर देन ग्लैड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। फील फ्री कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, प्लीज़ आप मैसेज छोड़िए। मैं आपको कमिट करता हूं कि आपके दिए हुए सजेशंस पर काम किया जाएगा और आपके सजेस्टेड वीडियोज़ को बना के मैं लाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। नमस्कार।